कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी ने बस आपकी एक फोटो या एक पोस्ट देखकर ही आपके बारे में पूरी राय बना ली हो? आज की डिजिटल दुनिया में ये तो बहुत ही आम बात है ना? पर क्या आप जानते हैं, ये जो फीलिंग है ना, ये कोई नई नहीं है। जी हाँ, पिछले लगभग 130 सालों से दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां यानी पब्लिक फिगर्स बिल्कुल यही चीज फेस कर रहे हैं, एक ऐसे फॉर्मेट में जिसे हम सब जानते हैं, और वो है दी इंटरव्यू। तो आज हम आपकी क्लास 12th की किताब के चैप्टर 7 द इंटरव्यू की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का लिखा यह चैप्टर हमें इंटरव्यूज की दिलचस्प और सच कहूं तो काफी जटिल दुनिया की सैर कराता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर के पहले हिस्से में ही एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आखिर एक इंटरव्यू होता क्या है? क्या ये सच को बाहर लाने का एक जरिया है, एक कला है, या फिर किसी की निजी जिंदगी पर किया गया एक हमला? देखिए, इंटरव्यू को लेकर ना दो बिल्कुल अलग अलग एकदम ऑपोजिट विचार हैं। एक तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ये सच जानने का सबसे बेहतरीन तरीका है, अपने सबसे ऊंचे रूप में तो ये कला है। वहीं दूसरी तरफ कई सेलिब्रिटीज के लिए ये उनकी पर्सनल लाइफ में एक जबरदस्ती की घुसपैठ है। कुछ तो यहां तक मानते हैं कि ये किसी की आत्मा चुराने जैसा है। बहुत से मशहूर लेखक तो इंटरव्यू से सख्त नफरत करते थे। जैसे वीएस नायपॉल को लगता था कि इंटरव्यू लोगों को जख्मी कर देते हैं। एलिस इन वंडरलैंड के लेखक लुइस कैरल को तो इंटरव्यू लेने वालों से खौफ आता था। रुडयार्ड किपलिंग ने इसे एक जुर्म, एक हमला तक कह दिया, और सॉल बेलो ने इसकी तुलना ऐसे की मानो कोई उनके गले पर अंगूठों से दबाव बना रहा हो, उनका गला घोट रहा हो। और जरा रुडयार्ड किपलिंग का एक गुस्सा देखिए। उन्होंने कहा, ये अनैतिक है, ये एक जुर्म है, उतना ही बड़ा जुर्म जितना मेरे शरीर पर किया गया कोई हमला। सोचकर देखिए, इंटरव्यू को लेकर इतनी ज्यादा नफरत। पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक जबरदस्त विडंबना। किपलिंग और एच.जी. वेल्स जैसे लेखक जो इंटरव्यूज की इतनी बुराई करते थे, उन्होंने खुद भी इंटरव्यूज लिए थे। हाँ, बिल्कुल सही सुना। किपलिंग ने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था और वेल्स ने तो जोसेफ स्टालिन का। अब ये बात इस पूरी बहस को और भी ज्यादा मजेदार बना देती है। तो कुल मिला के बात यह है कि इतनी सारी आलोचनाओं के बावजूद इंटरव्यू आज भी कम्युनिकेशन का एक बेहद शक्तिशाली और उपयोगी माध्यम है। इसी के जरिए हमें अपने समय के महान लोगों के बारे में सबसे साफ और जीवंत तस्वीरें मिलती हैं। चलिए, अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल पे आते हैं और देखते हैं कि ये सब असलियत में कैसे काम करता है। अब हम चैप्टर के पार्ट 2 में चलेंगे, जहां हम एक बहुत ही शानदार शख्सियत उम्बर्टो इको के इंटरव्यू को समझेंगे। तो सवाल है कि ये उम्बर्टो इको थे कौन? वो इटली की बोलोनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो सेमियोटिक्स यानी चिन्हों और प्रतीकों के अध्ययन के विशेषज्ञ थे। उन्होंने एकेडमिक किताबों से लेकर निबंधों और बच्चों की किताबों तक सब कुछ लिखा। लेकिन उन्हें दुनिया भर में जो शोहरत मिली, वो उनके उपन्यास द नेम ऑफ द रोज से मिली। इको की पहचान में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास था। वो खुद को एक ऐसा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानते थे जो रविवार को उपन्यास लिखता है, पर दुनिया उन्हें कैसे देखती थी? वो तो उपन्यासकार हैं। ये दिखाता है कि पब्लिक परसेप्शन कभी-कभी असलियत पर कितना हावी हो सकता है। जब इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे पूछा कि वो इतने सारे अलग अलग काम एक साथ कैसे कर लेते हैं, तो इको का जवाब बड़ा शानदार था। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि मैं हमेशा एक ही काम कर रहा होता हूं। मतलब उनके सारे कामों के पीछे, चाहे वो अकादमिक हो या फिक्शन, एक ही दार्शनिक सोच और रुचि थी। तो फिर इको की इस जबरदस्त प्रोडक्टिविटी का, इतना सारा काम करने का राज क्या था? चलिए पता लगाते हैं। इस इको ने अपना सीक्रेट बताया, इंटरस्टिचेस। इसका मतलब है हमारी जिंदगी के बीच के खाली पल, जैसे किसी का इंतजार करते हुए का समय या फिर लिफ्ट के आने का इंतजार। ये वो छोटे छोटे पल होते हैं जिन्हें हम अक्सर फोन पर स्क्रॉल करते हुए बर्बाद कर देते हैं। और ये लाइन तो परफेक्टली बताती है कि वो इन पलों का इस्तेमाल कैसे करते थे। उन्होंने मजाक में कहा, जब तक आपकी लिफ्ट पहले से तीसरे फ्लोर तक आती है, मैं एक आर्टिकल लिख चुका होता हूं। ये उनके अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट का कमाल था। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है कि हम अपने इन खाली पलों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या इन्हें भी इको की तरह प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है? इको का लिखने का अंदाज भी बहुत अलग था। वो अपनी एकेडमिक किताबों को भी एक रिसर्च की कहानी की तरह लिखते थे, जिसमें वो अपनी गलतियों और कोशिशों के बारे में भी बताते थे। शायद यही वजह थी कि 50 साल की उम्र में जब उन्होंने उपन्यास लिखना शुरू किया, तो ये उनके लिए बहुत स्वाभाविक था। अब आते हैं इको के इंटरव्यू के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यह हिस्सा उनके मशहूर नॉवेल द नेम ऑफ द रोज की
रहस्यमयी कामयाबी के बारे में है। जरा सोचिए, एक ऐसा उपन्यास जो मध्यकालीन इतिहास, धर्मशास्त्र और जासूसी कहानी का एक मुश्किल सा मिक्सचर था, उसकी दुनिया भर में 1 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिकी। ये वाकई में एक इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम था। तो ये किताब इतनी सफल क्यों हुई? इको का मानना था कि पब्लिशर्स अक्सर गलत सोचते हैं कि लोग सिर्फ आसान और हल्की-फुल्की चीजें ही पढ़ना चाहते हैं। उन्हें यकीन था कि पढ़ने वाले मुश्किल और चुनौतीपूर्ण अनुभवों को भी पसंद करते हैं। लेकिन आखिर में इको ने बड़ी विनम्रता से यह माना कि किताब की सफलता अपने आप में एक रहस्य है। वो कहते हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ये उस समय पर क्यों चली, ये एक रहस्य ही है। तो चलिए फटाफट इस चैप्टर के 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। पहला, इंटरव्यू का दोहरा स्वभाव, एक कला या एक हमला। दूसरा, मीडिया द्वारा बनाई गई धारणा की ताकत। तीसरा, अनुशासन और रचनात्मकता का मेल, जैसा इको के इंटरस्टिसीज के इस्तेमाल में दिखता है। और चौथा, ज्ञान को बांटने के लिए कहानी सुनाने की कला का इस्तेमाल। और आखिर में एक सवाल आपके लिए जो सोचने पर मजबूर करता है। एक इंटरव्यू असल में क्या दिखाता है? किसी इंसान की असली आत्मा की झलक, या फिर सिर्फ दुनिया के सामने किया गया एक परफॉर्मेंस? इसी तरह सीखते रहिए पूरी क्लैरिटी के साथ। और भी ऐसे ही दिलचस्प और साफ एक्सप्लेनेशंस के लिए YouTube पर एड्यूनोक ऑफिशियल को फॉलो करना ना भूलें।